जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 18 सितंबर 2021 का करंट अफेयर। ठीक है, जिससे आज हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस को हम कहते हैं वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे। हम मनाते हैं इसे 15 सितंबर से। अगर बात की जाए यह कब से मनाया गया, तो अब इसकी जो है सन 2007 में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, लोकतंत्र दिवस जो है 15 सितंबर 2007 को इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन एक साल बाद 15 सितंबर 2008 को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। और इसी के साथ 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं। और अगर आपसे बात की जाए कि अब्राहम लिंकन ने आखिर डेमोक्रेसी को अर्थ क्या बताया था, तो उन्होंने डेमोक्रेसी का जो अर्थ उन्होंने बताया है, फिर जो डेमोक्रेसी का अर्थ होता है वो है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए। यानी हम जनता है, हमने किसी को एमएलए बनाया, किसके लिए, हमारे विकास के लिए, यानी जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए। ठीक है, ये इसका डेमोक्रेसी का अर्थ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है इसकी घोषणा 2007 से हुई थी, लेकिन इसे मनाया गया था 2008 से। ठीक है, ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जिनमें पहला है, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की क्या रैंक है। आपको पता होना चाहिए लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इसके अंदर इस बार की भारत की रैंक थी 53 और पिछली बार इसकी रैंक थी 51। ठीक है, भारत की इस बार डेमोक्रेसी इंडेक्स में रैंक है 53 और पिछली बार थी 51। इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया इंजीनियर्स डे हम 15 सितंबर को मनाते हैं। किन के जन्म दिवस के अवसर पर हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं, तो हम मनाते हैं विश्वेश्वरैया जो थे, इनके जन्म दिवस पर हम 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए विश्व ओजोन दिवस जो है हम 16 सितंबर को मनाते हैं। और ये कब से शुरुआत हुई है, शुरुआत 1987 से, और इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये शुरू हुआ था और यह हुआ था कनाडा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मतदान की उम्र 21 से 18 किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई। आपको बताना चाहिए पहले जो मतदान की वोट थी, यानी जब हम वोट देते थे, उसकी उम्र जो है वो 21 साल थी, लेकिन अब उसे जो है घटाकर 18 साल कर दी गई है। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा की गई, आपको बताना चाहिए यह की गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, कब से, तो ये की गई थी 1989 से। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस जो है यह हम 10 सितंबर को मनाते हैं। और मानवाधिकार घोषणा पत्र है जो ये 1948 में हुआ था। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्नों की तरफ, जो कि है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC, ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC की व्यापक समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की है। तो ये जो NCC है यानी नेशनल कैडेट कोर, ठीक है, तो राष्ट्रीय, इसे हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर, इसकी समीक्षा जो है यानी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति जो है गठित की गई है। और इसके अध्यक्ष इस समिति के उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं वैजयंत पांडा। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैजयंत पांडा। और ये जो समिति है इसके अंदर टोटल मेंबर कितने हैं, तो इस समिति के अंदर टोटल मेंबर है 15 और इनमें से एक मेंबर है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, इस समिति के अंदर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के अंदर टोटल मेंबर है 15 और इनमें एक मेंबर है महेंद्र सिंह धोनी।
और अगर आपसे बात की जाए राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नेशनल कैडेट कोर का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और ये जो एनसीसी है ये देश का सबसे पहला वर्दी वाला युवा संगठन है। ठीक है, याद रखना, देश का पहला सबसे बड़ा वर्दी वाला युवा संगठन। ठीक है, युवा संगठन वर्दी वाला सबसे बड़ा। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जिनमें पहला है सूर्य प्रकाश समिति गठन का गठन क्यों किया गया। मैंने आपको कल या फिर परसों करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि यह जो सूर्य प्रकाश समिति है यह इसलिए गठित हुई थी, इसका गठन इसलिए हुआ था ताकि जो राज्यसभा टीवी है और विधानसभा टीवी है इनका विलय करके जो संसद टीवी का गठन हुआ है, इसी की सिफारिश पर, किसकी, सूर्य प्रकाश समिति जो है इन्हीं की सिफारिश पर राज्यसभा टीवी और विधानसभा टीवी इनका विलय कर संसद टीवी का गठन हुआ था। इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 15 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जो नरसिम्हन समिति है इसका संबंध है बैंकिंग सुधार से। ठीक है, बैंकिंग सुधार संबंध है किसका, नरसिम्हन समिति का। अगला प्रश्न है कस्तूररंगन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये जो कस्तूररंगन समिति है इसका संबंध नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी इसका संबंध है किससे, कस्तूररंगन समिति से। माधव गोडगिल समिति है, तो यह जो माधव गोडगिल समिति है इसका संबंध है पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट, भारत की पश्चिमी घाट, उसके संरक्षण के लिए जो है माधव गोडगिल समिति का गठन हुआ था। ठीक है, और अगर आपसे बात की जाए शेकेटर समिति का संबंध किस क्षेत्र से, तो ये जो शेकेटर समिति है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका संबंध है रक्षा सुधार से। ठीक है, रक्षा सुधार जो है यानी जो डिफेंस है, डिफेंस रिफॉर्म के लिए इसका संबंध है शेकेटर समिति का। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किन दो देशों ने या फिर इंडो आ गया, यहाँ पे इंडो। ठीक है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र हेतु एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑक्स की घोषणा की है। आपको बताना चाहिए ये जो ऑक्स जो है यह पक्ष त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है। ठीक है, त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी। ठीक है, त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी यानी 3 देशों से बनी हुई। ठीक है, और अगर बात की जाए किस क्षेत्र में है, तो यह है इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है इसकी सुरक्षा करने के लिए, किससे सुरक्षा करने के लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, यह जो है चीन से सुरक्षा करने के लिए, इंडो पैसिफिक ओशियन को चीन से सुरक्षा करने के लिए इस त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी हुई है जिसका नाम है ऑक्स। और अगर आपको पता करना है कि इस ऑक्स के अंदर कितने आखिर देश है, तो सिंपल है, हम अभी इसे लिख के देखते हैं ऑक्स। तो इसका जो हम इंग्लिश में लिखते हैं तभी ऐसे प्रोनाउंस होता है AUK, तो AU से हो जाएगा, सॉरी इसके अंदर जो AUKUS है ना, तो इसके अंदर जो मैंने लिखा है AUKUS, तो इसके अंदर जो ए है, ए का अर्थ हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और यूएस यानी यूएसए। ठीक है, तो सिंपल है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ठीक है, अगर बात की जाए अमेरिका के प्रेसिडेंट तो वो है बाइडन, यूके के हैं बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के हैं स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, वापस बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के हैं स्कॉट मॉरिसन, यूके के हैं बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया के हैं स्कॉट मॉरिसन और अमेरिका के हैं जो बाइडन। ठीक है, तो सिंपल है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा, और इसका हमारा आंसर हो जाएगा यूनाइटेड
किंगडम, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है क्वाड में कौन से देश शामिल हैं? तो क्वाड जो है इसके अंदर 4 देश शामिल हैं और उन चारों देशों का नाम है इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और यही 4 जो देश हैं ये मिलकर करते हैं मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड। और अब्राहम अकॉर्ड किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो सिंपल है, अब्राहम अकॉर्ड जो है किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो अब्राहम अकॉर्ड जो है यह इजराइल और यूएई के मध्य हुआ था। और इसे किसने कराया था? तो इसे कराया था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच का युद्धाभ्यास है? वज्र प्रहार युद्धाभ्यास जो है यह भारत और यूएसए के मध्य का युद्धाभ्यास है। कोंकण किन 2 देशों के बीच का युद्धाभ्यास है? तो कोंकण जो है यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच का युद्धाभ्यास है। और भारत और यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक और युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है अजय वॉरियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वीटो पावर कंट्री कौन कौन सी हैं? तो सिंपल है, वीटो का अर्थ होता है मना कर। वीटो का अर्थ, ठीक है, क्वेश्चन है वीटो पावर कंट्री कौन कौन सी है? तो सिंपल वीटो का जो अर्थ होता है वो होता है मना करने का अधिकार। ठीक है, वीटो का अर्थ होता है मना करने का अधिकार। तो वीटो पावर किन किन कंट्रियों के पास? उनमें पहली है यूएसए, दूसरी है यूनाइटेड किंगडम, तीसरी है फ्रांस, चौथी है चाइना और पांचवी है रशिया। इन 5 ही देशों के पास वीटो पावर है, भारत के पास वीटो पावर नहीं है। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सिंपल है, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर दूरसंचार क्षेत्र यानी टेलीकॉम सेक्टर, इसके अंदर जो एफडीआई की सीमा है ये बढ़ाकर 100% कर दी है। ठीक है, ये क्यों कर दी गई है? तो इसका सिंपल है, ताकि जो विदेशी निवेश है ना, विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए एफडीआई की जो टेलीकॉम सेक्टर है इसका जो सीमा है वो कर दी गई है 100%। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है ट्रे की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो सिंपल है, ट्रे जो है इसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर बात की जाए इस ट्रे की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? इसकी हुई थी 1997 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो सिंपल है, अगले प्रश्न में दिया गया है ट्रे की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो ट्रे की जो स्थापना है 1997 के अधिनियम से हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है वो है पीडी बघेला। ठीक है, पीडी बघेला जो है ये इसके अध्यक्ष हैं। और अगर आपसे बात की जाए कि जो ट्रे है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर आप किससे बात करते हो, जो उस कॉल रेट को निर्धारित, जो कॉल का जो रेट होता है उसको निर्धारित करने का काम कौन करता है? तो उसको निर्धारित करने का काम करता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI। अगला प्रश्न है कौन सी दूरसंचार कंपनी ग्लोबल ब्रांड की सूची में 5वें स्थान पर है? ठीक है, कौन सी दूरसंचार कंपनी ग्लोबल ब्रांड की सूची में 5वें स्थान पर है? यानी सिंपल है कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंपनी है उनके अंदर 5वें स्थान पर कौन सी है? तो दूरसंचार कंपनी बोलो या फिर वर्ल्ड की पावरफुल सबसे पावरफुल 5वीं कंपनी कौन सी है? तो वो है जियो। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार कौन सी दूरसंचार कंपनी ग्लोबल ब्रांड की सूची में 5वें स्थान पर है? तो वो है जियो। अगला हमारा आज का प्रश्न है 5वां प्रश्न है सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? सिंपल है, इसके अध्यक्ष चुना गया है शेफाली जुनेजा को। ठीक है, शेफाली जुनेजा को। बात की जाए इस विमानन सुरक्षा समिति, तो यह जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष है। कौन? शेफाली जुनेजा। ठीक है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष है शेफाली जुनेजा।
और अगर आपसे बात की जाए इस विमान, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी मॉन्ट्रियल में, जो कि कनाडा में है। ठीक है। और ये जो समिति है विमानन सुरक्षा समिति, इसका काम क्या है? तो इसका काम है हवा में यातायात के नियम निर्धारित करना, जो है इसका काम है। किसका? विमानन सुरक्षा समिति का काम है। क्या? हवा में जो यातायात हो यानी एरोप्लेन से जो हम यातायात करते हैं उसके नियम निर्धारित करना इसका काम है। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक नियुक्त किया गया है नासिर कमल को। अगला प्रश्न है हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसने शपथ ली? सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में पंकज कुमार ने शपथ ली है। प्रदीप चंद्र नैयर, तो प्रदीप चंद्र नैयर है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये प्रदीप चंद्र नैयर जो है ये असम राइफल्स के हेड हैं। अगला प्रश्न है सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा जो है ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। यशवर्धन सिन्हा जो है ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। सुबोध कुमार जायसवाल जो है ये CBI जो है इसके डायरेक्टर है। कौन? सुबोध कुमार जायसवाल CBI के डायरेक्टर हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी हमारा आज का 6th क्वेश्चन, जो कि है 16 सितंबर 2021 को भारत के किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने। ठीक है। इन्होंने किस में जीता है? तो स्नूकर जिसे हम बिलियर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है। पंकज आडवाणी ने स्नूकर्स में, जिसे हम बिलियर्ड्स भी बोलते हैं, इसके अंदर एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जो है लगातार 2 बार ये जो है ये चैंपियनशिप जीत चुके हैं। कितनी बार? लगातार 2 बार। कौन सी चैंपियनशिप? एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप। किस खेल में? स्नूकर खेल में। ठीक है, जिसे हम बिलियर्ड्स भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया कि 16 सितंबर 2021 को भारत के किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीता है, तो उसका उत्तर है पंकज आडवाणी। ठीक है। और अगर आपसे बात की जाए पंकज आडवाणी किस खेल संबंधित है, तो आपको हिचकिचाना नहीं है। अगर ऑप्शन में दिया है स्नूकर तो स्नूकर पे टिक कर देना, और अगर ऑप्शन में दिया गया है बिलियर्ड्स तो उस पर भी टिक कर देना। ठीक है, यानी यह जो है स्नूकर को ही हम बिलियर्ड्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है मनिका बत्रा। तो मनिका बत्रा जो है यह टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। रवि दहिया जो है यह कुश्ती खेल से संबंधित है। बजरंग पुनिया जो है यह कुश्ती खेल से संबंधित है। नेत्रा कुमनम जो है यह नाविका है। लविलाना बोरगोहन जो है यह बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। भवानी देवी जो है यह तलवारबाजी से संबंधित है। कौन? भवानी देवी। नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक खेल से संबंधित है, जिसे हम इंग्लिश में जेवलियन थ्रो भी बोलते हैं। और अगर आपसे बात की जाए टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में भारत जो है 48वें स्थान पर रहा। बात की जाए पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है USA। और अगर आपसे बात की जाए USA ने कितने गोल्ड जीते हैं, तो USA ने जीते हैं 39 गोल्ड। सेकंड स्थान पर है चाइना ने कितने गोल्ड जीते हैं? चाइना ने जीते हैं 38 गोल्ड चाइना ने जीते हैं। तीसरा देश है जापान ने जो है 27 गोल्ड जीते हैं। और बात की जाए इंडिया की रैंक, तो इंडिया का स्थान है 48। इंडिया ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इंडिया ने कुल पदक जीते हैं 7, जिनमें से गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं और ब्रॉन्ज कितने हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। अब बात करेंगे फवाद मिर्जा जो है इनका संबंध है घुड़सवारी से। और वंदना
वंदना कटारिया जो है इनका संबंध है हॉकी से। ठीक है। मनप्रीत सिंह जो है यह भारत के हॉकी टीम के कप्तान है। ठीक है, भारत की हॉकी टीम के यह कप्तान है। मीराबाई चानू जो है यह वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। हो आपको 6 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आई संचालित रोड सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट आई रास्ते का लॉन्च कहाँ से किया है, कहाँ किया है? तो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने AI संचालित रोड सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट आई रास्ते कहाँ लॉन्च किया? तो सिंपल है, आई रास्ते जो है इसे लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक है, और नितिन गडकरी कौन से मंत्री हैं ये आप मुझे कमेंट में बताना। और अगर बात की जाए कि ये लॉन्च कहाँ से किया गया, तो यह लॉन्च किया गया है नागपुर से। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुर जैसा क्वेश्चन। और अगर आपसे बात की जाए आखिर ये आई रास्ते क्यों शुरू किया गया, तो सिंपल है, रोड सुरक्षा प्रोजेक्ट जो है ये है क्या, ये जो आई रास्ते जो है एक रोड सुरक्षा प्रोजेक्ट है। ठीक है, और अगर आपसे बात की जाए इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका सिंपल उद्देश्य है कोई भी सड़क दुर्घटना ना हो, यही उसका अध्यक्ष है। ठीक है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, किसका, जो आई रास्ते है इसका उद्देश्य है कोई भी सड़क दुर्घटना ना हो। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है तमाशा और लावणी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो तमाशा और लावणी जो है यह महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो जो काला घोड़ा महोत्सव है यह महाराष्ट्र में आयोजित होता है। और अगर आपसे बात की जाए काला चावल जो है यह मणिपुर से संबंधित है। और काला नमक महोत्सव उत्तर प्रदेश से। ठीक है, काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र, काला नमक महोत्सव उत्तर प्रदेश, और काला चावल मणिपुर। अगला प्रश्न है सुपेश पोर्टल का संबंध किससे है? तो सुपेश पोर्टल जो है, सुपेश यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसका संबंध है सुप्रीम कोर्ट से। भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेस वे कौन सा है? याद रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो यह है दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस वे। ठीक है, 14 लेन का। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो प्रोजेक्ट बोल्ड है, सिंपल प्रोजेक्ट बोल्ड जो है इसका संबंध है राजस्थान से। और राजस्थान में कहाँ से? तो इसका संबंध राजस्थान में उदयपुर से है। और यह किसके उत्पाद से संबंधित है? ये जो बांस के जो जितने भी उत्पादन है इससे संबंधित है। क्या? प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट उड़ान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रोजेक्ट उड़ान जो है, प्रोजेक्ट उड़ान इसका संबंध है जो भाषा यानी जितनी भी उच्च शिक्षा यानी एनसीईआरटी, समझो आप महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ते हो 5th तक, और सीधा आप अगर एनसीईआरटी बोर्ड में जाते हो तो वहाँ की जो है सभी सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में ज़्यादा हैं। और वहाँ की मतलब इंग्लिश जो है ज़्यादातर किसी को समझ में आती है और नहीं आती, तो फिर जो सिलेबस है उसको ट्रांसलेट करेगा कौन सा? प्रोजेक्ट उड़ान। ठीक है, आपको जो लैंग्वेज चाहिए उस लैंग्वेज में उस सिलेबस को वो ट्रांसलेट करता है। कौन सा प्रोजेक्ट करेगा? ये प्रोजेक्ट उड़ान। किस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। हमारा आज का 8वां प्रश्न है हाल ही में यूनेस्को द्वारा मुराद्रवा डेन्यूब को विश्व का प्रथम 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। यह निम्नलिखित में से किसी एक देश में विस्तृत नहीं है। तो सिंपल है, यह जो बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मुराद्रवा डेन्यूब जो है यह एक 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर है, स्लोवेनिया इसके अंदर है, क्रोएशिया भी इसके अंदर, लेकिन जो मोनाको है ये इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनाको। और अगर आपसे बात की जाए विश्व का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये कौन सा है? मुराद्रवा डेन्यूब
बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल 40वां स्थल कौन सा है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल 40वां स्थल है भारत का धोलावीरा, ठीक है, और ये गुजरात में है। अगला प्रश्न है ग्रीन नदी किसे कहा जाता है। ग्रीन नदी जो है ये डेन्यूब नदी को कहा जाता है। अगर मन आपको एक प्रश्न बहुत सताया होगा कि आखिर ये जो 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व है मुराद्रवा डेन्यूब, इसके अंदर आखिर कितनी कंट्रियां हैं। तो मैंने आपको 3 कंट्रियों के नाम बता दिए, जो कि हैं ऑस्ट्रिया, क्रोएटिया और हंगरी, और क्रोएशिया, हंगरी, ठीक है। और 2 और कंट्रीज है जिनका नाम है सर्बिया और स्लोवेनिया, ठीक है। वापस बताता हूँ, 5 कंट्रियों के नाम है ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो दोस्तों 5 कंट्रियों के नाम मैं आपको फिर से बताता हूँ, जिनमें पहली है ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया फर्क समझ लें, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अलग देश है और ऑस्ट्रिया अलग देश है। पहला देश है ऑस्ट्रिया, दूसरा है क्रोएशिया, तीसरा है हंगरी, चौथा है सर्बिया और 5वां है स्लोवेनिया, ठीक है। वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है पूछताछ घास के मैदान कहाँ स्थित है। तो ये जो पूछताछ घास जो है ये डेन्यूब नदी में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो भारत के अंदर टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, और इसके अंदर जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है ये यूनेस्को के अंदर शामिल है भारत की। अगला प्रश्न है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय स्थित है वियना में, और वियना कहाँ है। तो वियना है ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ऑस्ट्रिया। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पे है यूनेस्को का जो मुख्यालय है कहाँ पे स्थित है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सितंबर 2021 में किस राज्य ने पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखने के लिए एक संशोधन विधेयक पारित किया है। तो यह है राजस्थान राज्य सरकार, ठीक है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है सभी को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो सभी को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान, ठीक है। बायोफ्यूल, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे तो फिर लिखा है, तो यहाँ पे है बायोफ्यूल पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे है बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है राज्य स्तर पर जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो पहला राज्य है राजस्थान, ठीक है। अगला प्रश्न है देश का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो देश का नवीनतम टाइगर रिजर्व यानी 52वां टाइगर रिजर्व है रामधर विषधारी, ठीक है। आपको याद रखना है देश का नवीनतम टाइगर रिजर्व यानी 52वां टाइगर रिजर्व है रामधर विषधारी, और यह कहाँ पे है। तो यह है बूंदी राजस्थान में। अब हम देखते हैं हमारा आज का आखिरी प्रश्न, जो कि है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान किस राज्य में अपहरण की सबसे ज़्यादा वारदात हुई है। तो आपको याद रखना है क्राइम इंडिया रिपोर्ट, ठीक है। क्राइम इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2020 के दौरान, ठीक है, यानी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो है 2020 उसके अनुसार 2020 के दौरान यानी साल 2021 का साल है 2020 का साल है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा वारदात राज्य में अपहरण की सबसे ज़्यादा वारदात कहाँ किस राज्य में हुई है। तो यह है उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको याद रखना है यह राज्य है उत्तर प्रदेश। और अगर आपसे बात की जाए अपहरण के मामले में 19% की कमी, तो यह जो है अपहरण के मामले में 19% की कमी किस राज्य में हुई है। तो यह हुई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बात की जाए
हत्या के मामले में, उत्तर प्रदेश जो है ये हत्या के मामले में पहले नंबर पर है। ठीक है, तो होप आप सभी को आज का करंट अफेयर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।